सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं। आप सबको हमारी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक इस कौम ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे। कुदरती आफात, आमरीत के अदवार, जंगें, सानहा मशरक़ी पाकिस्तान, दहशत गर्दी और हुकूमतों के अवामी मसाइल हल करने में नाकामी। मगर इस सब के बावजूद पाकिस्तान के अवाम अज़्म और हिम्मत की मिसाल बने रहे। हर मुश्किल घड़ी का मिलकर मुकाबला किया और इस बात पर शुक्रगुजार रहे कि हम एक आज़ाद मुल्क, हमारी पहचान है, एक आज़ाद मुल्क में हम रहते हैं जो कि एक जौहरी ताकत भी है। और फिर हालिया पाक भारत तनाज़े में पाकिस्तान की बेमिसाल फ़तह ने अवाम को मज़ीद पुरएतमाद कर दिया है कि दिफाई तौर पर भी पाकिस्तान मजबूत है और हर तरह के बैरूनी जारियत का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ सिफारतकारी और सियासत से जुड़ी ऐसी ख़वातीन के अपनी अपनी फील्ड्स में मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की पहचान बन रही हैं। ये ख़वातीन नौजवान नस्ल के लिए भी रोल मॉडल हैं कि अगर आप में हिम्मत और लगन हो तो फिर कोई भी चीज़ आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ एक ऐसी काबिल सिफारतकार मौजूद हैं जिन्होंने बिनाई से महरूम होने को अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। तालीमी मैदान में ऐसी कामयाबियाँ हासिल की कि अमेरिका से फ़ॉरेन सर्विस स्कूल से फुल ब्राइट स्कॉलरशिप हासिल की। पाकिस्तान में इम्तिहान के आला मुकाबले CSS में ख़वातीन में पहली पोजीशन हासिल की और इस तरह पाकिस्तान की फ़ॉरेन सर्विस का हिस्सा बन गई। इस वक्त पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मिशन की कौंसलर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रही हैं और इंतहाई मौसर तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने रख रही हैं। आप पहचान गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाएँ साइमा सलीम साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया साइमा साहिबा आपके वक्त के लिए। आज हम सबसे पहले तो आपको यौम आज़ादी विश करेंगे क्योंकि दिस ईयर हमारे पास और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं सेलिब्रेट करने के लिए, जैसा कि सिफारती और दिफाई तौर पर पाकिस्तान ने कामयाबियाँ हासिल की। आपके क्या जज्बात हैं आज? जी, सबसे पहले तो मैं सारी कौम को आज़ादी मुबारक कहना चाहूँगी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करने का। बिल्कुल ये यौम आज़ादी इस साल का हमारे लिए बड़ी स्पेशल इम्पोर्टेंस रखता है। हमें इस साल बहुत सारी फतूहात नसीब हुई डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस फ्रंट पे। हमने दुनिया के सामने साबित किया कि हम एक रेजिलिएंट और ब्रेव नेशन है। किसी भी फील्ड में साइमा साहिबा फ़र्स्ट होना आपकी तालीमी काबिलियत जिसका हमने हवाला दिया, ख़वातीन में आपने पहली पोजीशन हासिल की, फिर जो बिनाई से महरूम होने के बावजूद फ़र्स्ट होना सिफारतकारी में पाकिस्तान की। कैसा महसूस होता है किसी भी फील्ड के अंदर एक ऐसी पहली शख्सियत होना जो दूसरों के लिए मिसाल बने? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक बड़ी हम्बलिंग फीलिंग है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी टू बिकम द फर्स्ट ब्लाइंड सिविल सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान। और आपको फ़र्स्ट होने की हैसियत से चैलेंजेस भी फ़ेस करने पड़ते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सी मिलती हैं। तो मैं अल्लाह की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली टू ब्रेक द ग्लास सीलिंग फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ इन पाकिस्तान एंड बिकम पार्ट ऑफ फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। आप समझती हैं कि ये जो मिसाल आपने कायम की इसके बाद सिविल सर्विसेज में बिलखुसूस फ़ॉरेन सर्विस में ये तब्दीली आई है, आपने एक ऐसा आगाज़ कर दिया है जिसमें हम देखेंगे आगे मज़ीद इस तरह की तब्दीली आते हुए? जी बिल्कुल। मेरे से जब मैं इंटरव्यू पैनल के सामने अपेयर हुई तो उन्होंने सवाल किया कि फ़ॉरेन सर्विस एक चैलेंजिंग सर्विस है और हाउ वी कैन मेक एंड सेंसिटाइज द सर्विस अगर आप ज्वाइन करेंगी। मैंने उनसे कहा कि अवेयरनेस तब क्रिएट होती है किसी भी माशरे में, किसी डिपार्टमेंट में या किसी भी फील्ड में जब आप अपने साइड बाय साइड देखते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को एक्टिवली परफॉर्म करते हुए अपनी ड्यूटीज़। तो इट ओपन द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर मैनी। और आज सिविल सर्विसेज में और भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं जिनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की डिसेबिलिटीज़ हैं इंक्लूडिंग इन फॉरेन सर्विस। और इस सिलसिले में इनिशियली तो कम सर्विसेज में अलाउड था, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने जजमेंट पास की
आज पाकिस्तान में कोई भी शख्स जिसके साथ कोई भी डिसेबिलिटी हो, वो कोई भी फील्ड ऑफ सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर सकता है। फ़ॉरेन सर्विस में आपकी जो दिलचस्पी थी, ये शुरू से थी या वक्त के साथ आपने CSS में बहुत अच्छा स्कोर किया तो ये डेवलप हुई? ये हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे, इसके पीछे क्या सोच थी? जी, मैं स्टूडेंट थी पॉलिटिकल साइंस की और इंग्लिश लिटरेचर की, तो मैंने दुनिया के बारे में पढ़ा और मुझे फैसिनेट करता था टू गो टू प्लेसेस, लर्न अबाउट कल्चर्स, लिटरेचर, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो मुझे हमेशा से शौक़ था। मैंने CSS का एग्ज़ाम दिया ही इसलिए था, ऑल्दो उस वक्त सिर्फ 4 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को इनिशियली अलाउ किया गया था, इंफॉर्मेशन, पोस्टल सर्विस, ट्रेड एंड कॉमर्स और ऑडिट एंड अकाउंट्स। तो मैंने इसी ख्वाहिश से सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में अपेयर हुई थी कि मैं फ़ॉरेन सर्विस ज्वाइन करूँगी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, उस वक्त मुझे मालूम नहीं था मेरी कौन सी पोजीशन आएगी या मैं कितने मार्क्स स्कोर करूँगी, बट मैंने अपना केस बड़ी करेज के साथ डिफेंड किया इंटरव्यू पैनल के सामने, और पाकिस्तान में रूल्स चेंज किए गए, प्राइम मिनिस्टर से समरी अप्रूव करा के मुझे अलाउ किया गया कि मैं फ़ॉरेन सर्विस में ज्वाइन करूँ, क्योंकि मैं मेरिट पे थी, ऑल पाकिस्तान मेरिट पे, तो उस वजह से उन्होंने रूल्स अमेंड किए और मुझे अलाउ किया फ़ॉरेन सर्विस ज्वाइन करने। अब 2 बातें हैं, एक तो मैं चाहूँगी कि सिफारतकारी का कौन सा पहलू है जो अब आप इंजॉय करती हैं और इस वक्त बहुत पसंद करती हैं उसको, साथ ही आपकी जो तकारीर थी उसमें आपका क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का चुनाव और उसकी क्लैरिटी, इससे हम सब बहुत मुतासिर हुए, और सोशल मीडिया पे भी हमने देखा लोगों ने इसको बहुत सराहा। हम क्योंकि कम्युनिकेशन के प्रोफेशन से हैं, मीडिया के प्रोफेशन से, तो हम भी बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हैं। सो ये कितना अहम होता है अल्फाज का चुनाव जिन फोरम्स के ऊपर आप जब बात करती हैं, बिलखुसूस क्योंकि आप पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, और दूसरा सिफारतकारी का जो पहलू आप इस वक्त इंजॉय करती हैं और पसंद करती हैं? जी, सिफारतकारी विद द प्रोसेस एंड चेंज, सोशल मीडिया का दौर है तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, तो ओल्ड वेज ऑफ डिप्लोमेसी आर नो लॉन्गर वेरी इफ़ेक्टिव, दे आर यूज़फुल दो, साथ साथ हमें न्यू मीन्स अडॉप्ट करने चाहिए। तो मैं बिलीव करती हूँ एज अ डिप्लोमेट आपकी पब्लिक आउटरीच, आपकी पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक डिप्लोमेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्पेशली इस दौर में मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं पाकिस्तान को लैटरल लेवल पे रिप्रेजेंट करूं। मैंने पाकिस्तान मिशन जिनीवा में भी UN में काम किया, मैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती थी, और पिछले 4 साल से न्यूयॉर्क में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एट डिफरेंट फोरस। तो मुझे मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी में बहुत इन्जॉय करती हूँ, बिकॉज मुझे एक सेंस ऑफ प्राइड एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी, कि मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही हूँ बहुत इफ़ेक्टिवली। और जहाँ तक कि अल्फाज के चुनाव का ताल्लुक़ है, आई थिंक अल्फाज तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, उनको स्पेशल या फिर मोर अपीलिंग जो बनाता है ना, वो आपकी पर्सनल कन्विक्शन बनाती है। ये मेरी बिलीव है, व्हेन यू से समथिंग विद कन्विक्शन एंड विद कमिटमेंट, उसमें क्लैरिटी भी आती है, उसमें अपील भी लोगों को महसूस होती है, और वो लोगों को शायद दिलों तक पहुंच जाती है बात। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में जो आपकी तकरीर थी वो आज तक हमारे कानों में गूंजती है, और वो इसी जज्बे से आप बात कर रही थी मसला कश्मीर के हवाले से। अब इस पे कश्मीर का मसला हम देखते हैं कि इंटरनेशनलाइज हुआ इस तरीके से कि अमरीकी सदर ने भी इस बात का जिक्र किया, जिस चीज़ को अवॉइड कर रहा था हमेशा से भारत। सो ये कितनी खुशाइंद बात है आपकी नज़र में? जी बिल्कुल, बहुत खुशाइंद बात है। पहलगाम इंसिडेंट के बाद भारत के जो हिडन अज़ाइम थे वो सारी दुनिया के सामने आ गए, और दुनिया को मालूम हो गया कि टेररिज्म के नाम पर आप किसी कंट्री को इस तरह मलाइन नहीं कर सकते, और ये भी रियलाइजेशन वर्ल्ड ओवर हुई, जिसका मुलायजा हमने देखा डिफरेंट स्टेटमेंट्स में। मुख्तलिफ हुकूमतों ने भी इजहार किया कि कश्मीर के मसले को हल होना चाहिए। तो ये जो रीसेंट डेवलपमेंट्स है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन मसले को इंटरनेशनलाइज करने के लिए, और आई थिंक ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी यूज़फुल अपॉर्चुनिटी है कि हम पाकिस्तान सिफारतकारी के थ्रू और हमारी इफ़ेक्टिव डिप्लोमेसी के थ्रू हम इसको मज़ीद उजागर करें और पीसफुल सेटलमेंट ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट की तरफ जाया जाए।
अच्छा, पाकिस्तान में हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ नौजवानों के जो रुझानात हैं वो बहुत तब्दील हुए। नाउमीदी की बहुत बात होती है हमारी सोसाइटी में, उसको मद्देनज़र रखते हुए कि मुआशी हवालों से भी पाकिस्तान में बहुत मुश्किलात रहीं, लेकिन बहुत से लोग मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। एक ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान में हुआ, काबिल नौजवान मुल्क से जाते रहे। उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा, क्योंकि आप एक सक्सेस स्टोरी हैं, इसी मुल्क में पैदा होकर परवरिश पाकर उसके बाद कामयाबी हासिल करना भी तो मुमकिन है। आप जैसे सक्सेस स्टोरीज़ को देखते हुए मैं नज़र आता है। इन नौजवानों के लिए आज के खुसूसी दिन पे आपका क्या पैगाम है? जी, मेरा नौजवानों को यही पैगाम होगा कि अगर आप में पोटेंशियल है और आपकी पॉजिटिव आउटलुक है टुवर्ड्स लाइफ, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ भी अचीव करने से रोक नहीं सकती। आप अपने मुल्क में भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप पाकिस्तान के एम्बेसडर बनकर जब आप किसी भी मुल्क में जाते हैं और वहाँ काम करते हैं, अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो बहुत पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल भी प्ले कर रहे हैं। हमें उनकी एफ़र्ट्स को भी, उनके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस को भी रिकग्नाइज़ करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम मेरी यूथ से ये अपील होगी कि अपने मुल्क से मोहब्बत करें और अपने अज़्म को बरकरार रखते हुए हिम्मत, हौसले और जुस्तजू को जारी रखें, और वो जो भी अचीव करना चाहेंगे वो ज़रूर अचीव कर पाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पे बहुत सारे तासुरात साल से कायम किए गए। इसमें आज जब हम देखते हैं तो ये भी नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा भारत की लॉबिंग भी इसके अंदर इन्वॉल्व रही, लेकिन कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे रहे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के जद में रहा है कई दहाइयों से। आपकी नज़र में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान के बारे में जो तासुरात हैं उनको ज़ाइल करने के लिए मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज उजागर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के आर्ट और कल्चर को प्रमोट करते हुए इसकी ज़रूरत आप महसूस करती हैं? जी, किसी भी मुल्क के लिए अपनी इफ़ेक्टिव डिप्लोमेसी के लिए और अपने मुल्क का पॉजिटिव इमेज बरकरार रखने के लिए सॉफ्ट पावर को इन्हांस करने की हमेशा ज़रूरत रहती है, और हम बहुत इफ़ेक्टिवली ऑलरेडी भी कर रहे हैं थ्रू स्पोर्ट्स, कल्चर एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़। एट द सेम टाइम दुनिया इस वक्त रिकग्नाइज़ कर रही है कि पाकिस्तान ने टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बहुत से सेक्रीफाइसेस किए हैं, और इन सेक्रीफाइसेस को रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है। और ये रियलाइजेशन है ग्रोइंगली कि पाकिस्तान इज़ अ पीस, वांट्स पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर इट्स ओन पीपल एंड फॉर द रीजन इट्सेल्फ। तो आई थिंक इस रियलाइजेशन के साथ, और हम जैसे ही अपनी ट्रैजेक्टरी डिफरेंट फील्ड्स में इम्प्रूव करेंगे, तो पाकिस्तान का इमेज मज़ीद उजागर होगा। और हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम जिस भी फील्ड में हों, या यहाँ तक कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो सारे भी हम पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, तो पाकिस्तान के इमेज को इम्प्रूव करने के लिए हम कॉन्स्टेंटली अपनी एफ़र्ट्स जारी रखें। आखिर में जो वालिदैन हमें देख रहे हैं, हम ज़रूर चाहते हैं कि उनके लिए भी कोई पैगाम हो। अपनी बेटियों पे बिलखुसूस पाकिस्तान में अब तो रुझानात बदल रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि लड़कियों की तालीम के ऊपर उस हद तक फोकस नहीं किया जाता, उन पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। सो आपके वालिदैन का किस हद तक आपको सपोर्ट हासिल थी, और आपका क्या मैसेज होगा दीगर वालिदैन के लिए? जी, मैं आज जो भी कुछ हूँ मैं अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। अगर मेरे वालिदैन मुझे बेटी समझकर ये सोचते कि मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए, या मेरी तालीम पर या मेरी परवरिश पे उतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए, तो मैं ज़िंदगी में वो अचीव ना कर सकती जो मैंने ज़िंदगी में अचीव किया। मेरा सारे वालिदैन को पैगाम ये होगा कि बेटियां भी उतनी इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो भी इतना इम्पॉर्टेंट रोल, मेरा ख़्याल है वो शायद हमारे जो हैं मेल या बेटे जिनको कहते हैं, उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिकॉज़ उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन्स को भी उनकी गाइडेंस भी, उनकी सक्सेस में भी रोल प्ले करना है। तो बेटियों की एजुकेशन पे ख़ुसूसी तवज्जो दें, उनको एम्पावर करें। जब वो एजुकेट होंगी, इकनॉमिकली एम्पावर होंगी, तो हमारी पूरी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और पाकिस्तान 50% जो विमेन पॉपुलेशन है उसकी डेवलपमेंट, उसकी प्रोग्रेस के बगैर तरक्की कर ही नहीं सकता। और नाबीना जो लोग हैं, अफराद हैं, उनके लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? जी, हुकूमत के पॉजिटिव इक़दामात काफ़ी हैं इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, लेकिन बहुत कुछ मज़ीद भी करने की ज़रूरत है। पॉलिसी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और मोर देन हैविंग मोर लॉज, हमें जैसे हर फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज़ एंड लॉज की ज़रूरत है। तो आई थिंक पर्सनस विद डिसेबिलिटी या जो नाबीना अफराद हैं उनके लिए भी जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो
उनको उनके लिए अफर्मेटिव मेजर्स लिए गए हैं उनको ज़्यादा तवज्जो से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ में आखिर में आप इस पर अगर बात करें, हमने पिछले दिनों देखा कि हमारे साथ ईरान की एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ था, उनकी मिनिस्टर्स मौजूद थी और हमारी तरफ से भी एक वज़रा का वफ़द बैठा हुआ था, लेकिन एक बड़ा वाज़े फ़र्क था क्योंकि वो ख़वातीन थी। एक ईरान के अंदर एक इस्लामी रिजीम है, लेकिन उसके बावजूद जेंडर इक्वालिटी का एक अंसर हमें उन विजुअल्स के अंदर नज़र आया। पाकिस्तान आज भी जेंडर इंडेक्स में बहुत पीछे है दुनिया से। आप समझती हैं कि हमें जेंडर इक्वालिटी के ऊपर काम करना होगा अगर ताकि हम दुनिया के साथ मुकाबला कर सकें? आई थिंक जेंडर इक्वालिटी पे काम करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि माइंड सेट्स पे काम किया जाए और अवेयरनेस क्रिएट की जाए। जब एक सोसाइटी का एटीट्यूड पॉजिटिव होगा और कंस्ट्रक्टिव होगा कि ख़वातीन को हर शोबे में एट पार विद मैन लेके आया जाए, जेंडर पैरिटी हो, तो नेचुरली सोसाइटल बिहेवियर जब चेंज होंगे तो बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जेंडर इंडेक्स है, मैं उससे अग्री इसलिए नहीं करती क्योंकि जहाँ पाकिस्तान को दिखाया जाता है वहाँ पाकिस्तान शायद नहीं है। ऑल्दो हमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन आपके मेरे जैसी ख़वातीन और बहुत सी ख़वातीन इवन हमारे देहाती इलाकों में, रूरल एरियाज़ में हम देखते हैं ख़वातीन फील्ड्स में काम कर रही हैं और वो इकनॉमिकली भी एम्पावर्ड हो रही हैं और बहुत जगह उनकी विजिबिलिटी भी नज़र आ रही है। तो जेंडर इंडेक्स शायद हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ को सही तरह रिफ्लेक्ट नहीं करता, बट एट द सेम टाइम किसी भी डेवलपिंग कंट्री को और ज़रूरत होती है कि मज़ीद जेंडर इक्वालिटी को और जेंडर पैरिटी को प्रमोट करें। और आई थिंक विद प्रोग्रेसिव लॉज एंड पॉलिसीज़ अगर हम उसको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें तो बहुत सा चेंज आ चुका है और बहुत जल्द बहुत मज़ीद चेंज आएगा और ख़वातीन हर फील्ड में नुमाया रोल प्ले करेंगी। ख़वातीन के हवाले से आप कहती हैं कि सोच माशरे को तब्दील करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। साइमा सलीम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की है, एक उम्मीद है उनके अंदर जिसका पैगाम उन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों को भी दिया। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर हमारे साथ इसी तरह एक बहुत ही काबिल पाकिस्तान की सियासतदान मौजूद होंगी जिन्होंने अपने इलाके में और पाकिस्तानी सियासत में कुछ तब्दीलियाँ लाई हैं, उसका हम जिक्र करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे आज के खुसूसी प्रोग्राम की दूसरी मेहमान हैं जिनकी कामयाबियों की भी गैर मामूली कहानी है और वो भी पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की अलामत है। 2018 में पीपल्स पार्टी ने सेनेट इंतखाबात की जनरल सीट के लिए थर में नगर पार्कर से ताल्लुक़ रखने वाली कृष्णा कुमारी को नामज़द किया और ये उनका एक बेहतरीन फ़ैसला साबित हुआ क्योंकि सेनेटर कृष्णा कुमारी जिनका ताल्लुक़ सिंध की हिंदू कम्युनिटी से है, न सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ बनी बल्कि अपने इलाके की ख़वातीन के लिए भी उन्होंने बेहतरीन अंदाज में आवाज़ उठाई। और इसी तरह BBC 2018 की 100 बाअसर और मुतासिर कुन ख़वातीन में शामिल भी हुई। आइए कृष्णा कुमारी से जानते हैं कि यौम आज़ादी पर उनके क्या तासुरात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा कुमारी साहिबा, हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है और आज के दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आप जैसी शख्सियात को जिनकी इस मुल्क के लिए बहुत सारी खिदमात हैं। सबसे पहले तो बताइएगा कि आप यौम आज़ादी का दिन कैसे मनाती हैं? पहले तो अस्सलाम वालेकुम और पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक हो और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हमारे पाकिस्तानी अवाम को भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जश्न आज़ादी हम बड़े धाम-धूम से सेलिब्रेट करते हैं और हमारे गांव में भी और मतलब सिटीज़ में तो होती है, लेकिन गांव में भी आप जाके देखेंगे तो हमारे जो गांव में झूपड़ियों पे झंडे लगे होते हैं और उनकी चोटी होती है, छोटी सी झूपड़ी के बिल्कुल ऊपर है, तो उस पर वहाँ पे चोटी वहाँ झंडे लगे होते हैं और वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो बड़े वो इंजॉय करते हैं उनको जी। और हम देख सकते हैं आपके साथ भी पाकिस्तान का परचम मौजूद है, लिबास भी आपका आज के दिन जिस तरह हम तमाम पाकिस्तानी मना रहे हैं वही झलक है। कृष्णा, अब आपकी जो कामयाबियां हैं सिंध में नगर पार्कर से आपका ऐवान बाला सेनेट तक पहुंचना, ये बहुत गैर मामूली बात है। पाकिस्तान में जो सेनेट का इलेक्शन है आम तौर पे भी ऐवान तक पहुंचने वाले बासर अफराद तस्वुर किए जाते हैं, लेकिन आपके लिए ये सफ़र कैसा था ये हम जानना चाहेंगे। क्या इतना ही आसान था जैसे बज़ाहिर आप मुस्कुराते हुए उसको जाहिर करती हैं, या आपके लिए भी चैलेंजेस थे? मुश्किल तो बहुत था, चैलेंजेस काफ़ी थे क्योंकि मतलब एक बैकवर्ड एरिया बिल्कुल कभी बंदा सोच भी नहीं सकता कि इस एरिया से निकल के भी कोई आगे जा सकता है, या अपर हाउस तक आले अवान तक जाना बहुत ही मुश्किल है।
तो काफ़ी स्ट्रगल इसके लिए हम करनी पड़ी है। जैसे एजुकेशन का तो हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो कम्युनिटी है, उसमें गर्ल्स एजुकेशन रेशियो बिल्कुल ना होने के बराबर था। मैं अकेली अपने भाइयों के साथ एजुकेशन के लिए जाती थी और वहाँ लड़कों के साथ उनके साथ स्कूल में पढ़ती थी। तो इस तरह मतलब एजुकेशन से लेके ये भी एक हमारी सोसाइटी का है कि लड़कियों को बाहर क्यों भेजा जा रहा है, लड़कों के साथ जा रही है, ऐसे क्यों उनको भेजा जा रहा था। तो काफ़ी इस तरह की भी मेरे वालिदैन है, उनको ये फेस करना पड़ा है कि आप बच्ची को पढ़ा रही हो, आपको क्या देगी, कल किसी और के जाके घर में काम उनका भला करेगी। आपको अपने लिए पहले आप गरीब हो और आपके घर में कुछ भी नहीं है और फिर भी आप बच्ची पे आप इतना वो खर्चा कर रहे हो, उनको पढ़ा रहे हो, आपको क्या फ़ायदा मिलेगा ना। इस तरह की वो थी। लेकिन मेरे वालिदैन के को मैं सलाम पेश करती हूँ उनको कि उन्होंने किसी की भी ना सुनी और अपने मुझे मतलब इस काबिल बनाया कि मैं आगे आके आवाम के लिए कुछ खिदमत कर सकूँ। और मैं अपनी मैंने मास्टर किया था, उसके बाद मैं अपने इलाके के लोगों के लिए और औरतों के लिए काम कर रही थी। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं आला ऐवान तक जा सकती हूँ, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ बन रही थी और लेकिन आवाज़ में उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रेस क्लब तक लेके पहुँच सकती थी, उससे आगे नहीं। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने लोगों के लिए काम करूं, अपनी ख़वातीन के लिए काम करूं, पाकिस्तानी हमारी ख़वातीन बहनें हैं उनके लिए मैं काम करूं। तो जैसे मुझे पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हमारे चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने मौका दिया, तो उसके बाद मेरी तो अल्लाह ने सुनी थी और भगवान ने सुनी थी। तो मैंने बस मुझे ये मौका मिल गया और मैं अपनी आवाम के लिए उनकी आवाज़ बन के अपर हाउस तक पहुँची। और ये मैं पाकिस्तानी हुकूमत को भी और पाकिस्तान को सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में कहते हैं ना कि पाकिस्तानी जो मिनॉरिटी है वो मुश्किल हालात में है पाकिस्तान में, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आप पाकिस्तान का फेस आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान क्या है। और इतने हम मुझे नहीं लगता कि इंडिया में भी इतनी वो बड़ा वो कहता कि हम सेक्युलर है, लेकिन इतना वो नहीं। उनको आप देखा होगा कि किस तरह वो कश्मीर में और किस तरह मुस्लिम कम्युनिटी में और कितना वो कर रहा है। तो फिर मैंने बड़ा इतना आसान नहीं था, लेकिन ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में मेरे ख्याल नामुमकिन कुछ भी नहीं। अच्छा, यकीनन सिंध में हिंदू कम्युनिटी है, बड़ी तादाद में है और बड़े मिलजुल कर सब लोग आपस में रहते हैं। मैं कृष्णा आपसे, आपका जो कबीला है कोहली कबीला, हमारी उसके साथ उसको हमने जाना आपके ज़रिए, आप पहचान बनी अपने पूरे कबीले की। तो इस कबीले की क्या रिवायात थी और वो रिवायात भी किसी न किसी तरह आपके रास्ते में आई? क्योंकि बतौर ख़ातून तो पाकिस्तान के किसी भी इलाके में आप हों तो चैलेंजेस काफ़ी मुख्तलिफ हो जाते हैं सिर्फ औरत होने की वजह से। तो आप अपने कबीले के हवाले से भी कुछ बताइएगा। अच्छा, मेरा कबीला जो है, आपने शायद एक हमारे जो लीडर थे रूपलो कोहली, अमर रूपलो कोहली, वो 18th के दौर में जो ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट वो कारुंजर पहाड़ है उसमें छुप के उनसे पूरे काफ़ी टाइम उनसे उन्होंने लड़ाई की थी। तो और हमारा जो कबीला है वो उनका एग्रीकल्चर पे दारोमदार उनका होता है सारा। तो वो थर पारकर जैसा एरिया वो रेगिस्तानी एरिया है, और तो ये इसमें जो बारिशें होती है तो उनको एग्रीकल्चर करते हैं, वरना वो फिर किसी और डिस्ट्रिक्ट में माइग्रेट करते हैं और फिर वो कुछ महीनों के लिए जाते हैं और मजदूरी वगैरह करके फिर जो बैराजी इलाके हैं उनकी तरफ जाते हैं और फिर वो वापस 2-4 महीने वहाँ गुजार के फिर वापस अपने एरिया में आ जाते हैं। वहाँ परमानेंट वो माइग्रेट नहीं करते। और वो ना सूखा है, रेगिस्तान टाइप का है, पानी खा रहा है, लेकिन वो उनको बैराजी एरिया में वो ज़्यादा देर नहीं रह सकते अपने एरिया से दूर। तो जैसा भी है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा ये एरिया है और हम यहाँ से किसी और एरिया में जाना नहीं चाहते जी। और आप जैसे काबिल लोग भी इसी इलाके से हमारे पास आए। बिल्कुल जी हाँ। जी, मैं कृष्णा, एक और आपके लिए एक और एजाज़ है आपका जो हमारे देखने वाले नाजरीन भी जानते हैं। सेनेट में आपको एजाज़ी तौर पर चेयर बनाया गया था ख़वातीन के आलमी दिन पर भी और यौम कश्मीर पर भी। ये कैसा एक्सपीरियंस था? हम देखते हैं चेयरमैन सेनेट को ऑर्डर मेंटेन करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है सेनेट में। सो आपके लिए ये कैसा एक्सपीरियंस है और वाकई इतना मुश्किल है सेनेट को कंट्रोल करना?
ऑर्डर मेंटेन करना? नहीं, बहुत ही आसान था और मेरा पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन बड़ा मज़ा आया मुझे और बड़ा मैंने एंजॉय किया और बहुत ही मैं खुशकिस्मत हूँ। और ये मेरे ख्याल पाकिस्तान में ये पहली बार हुआ था। ये वुमेन डे स्पेशल से हमने सेशन रखा गया और वो कनेक्ट मैंने किया था, वो उसको चेयर मैंने किया था। तो ये बड़ा एजाज़ है मेरे लिए और मेरे लिए फ़ख्र की बात है। और ये जैसे मैंने आपको कहा ना कि पाकिस्तान में नामुमकिन कुछ भी नहीं है, तो यही बात हुई कि वरना पड़ोसी मुल्क में या कहीं आपको ऐसे मिसाल नहीं मिलेंगे कि एक मिनॉरिटी से, एक बैकवर्ड एरिया से और भी ख़वातीन काफ़ी थी, बड़े बड़े नाम थे, बड़ी पार्टियों के लोग थे, लेकिन मुझे ये मौका दिया गया। तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है और ये मेरा पाकिस्तान में ही हो सकता है ये। अच्छा, कुछ आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से, आपने कम उम्र में शादी की और आपने फिर बाद में अपनी तालीम भी मुकम्मल की और तमाम अपना नाम बनाया, इसमें कितना रोल रहा आपके हस्बैंड का और फैमिली सपोर्ट कितनी इम्पोर्टेंट रही? इसमें हर बंदे का सबसे पहले तो मेरे वालिदैन का है, माँ बाप का है, क्योंकि उनको वो पढ़े लिखे नहीं है खुद और उनको पता ही नहीं है कि एजुकेशन क्या है और क्या नहीं, लेकिन उन्होंने और मुश्किल हालात में और काफ़ी लोगों को जो तनकीदें हैं वो उन्होंने फेस की। और मैंने 8वीं पास की तब मेरी शादी हुई थी, तो उस दौरान मतलब 8 साल तक मुझे उन्होंने जिस तरह वो स्कूल में रखा, तो वो ये बड़ा उनके लिए एक मुश्किल वक्त था। लेकिन उन्होंने जैसे मैंने 8वीं का एग्ज़ाम दिया तो मेरे एक रिश्ता आया, तो उनको ठीक लगा और मेरी शादी करवा दी। जो मेरे फादर इन लॉ, जो ससुर जो मेरे हैं, उन्होंने कहा कि मैं आगे पढ़ाऊंगा आपकी बच्ची को, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि आपने किस तरह मुश्किल हालात से बच्ची को पढ़ाया, तो ये आपका जो मेहनत है वो रायगा नहीं जाएगी। तो उन्होंने शादी के बाद भी मैंने अपनी एजुकेशन जारी रखी और मेरे सास ससुर ने काफ़ी मेरी इसमें की और सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड का इसमें बड़ा रोल रहा था, क्योंकि वो जब शादी हुई थी तो वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और मैंने 9वीं में एडमिशन ली थी 9th में। तो फिर जब 1 साल के बाद बच्चे भी हो गया, तो बच्चे ज़रा फिर उनको संभालना करना मुश्किल हो रहा था। तो फिर कभी वो स्कूल यूनिवर्सिटी से छुट्टी करते थे, तो कभी मैं स्कूल और कॉलेज से छुट्टी करती थी। तो इस तरह करके हमने एक दूसरे को टाइम दिया और बच्चों को मैंने सारे मैनेज किया सब कुछ, तो इस वजह से फिर आसान रहा। वरना तो शादी के बाद मैंने बहुत ही कम लोग देखे कि शादी के बाद अपनी एजुकेशन जारी रख सके। तो ये इसमें दूसरी ख़वातीन को भी इस पे कृष्णा को पैगाम दीजिए, क्योंकि हम अमूमी तौर पर देखते हैं कि एक तरह से ख़वातीन जब शादी करती हैं तो अपने तालीमी हवालों से भी गिव अप कर देती हैं। वो एक एम्बिशन जो उनके अंदर जुस्तजू होती है अब किसी भी पेशे में आगे बढ़ने की, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ऐसे ख़वातीन के लिए आपका क्या मैसेज होगा? और वो मर्द हजरात जो चाहते हैं कि औरतें महदूद हो जाएँ घरों तक शादी के बाद, उनके लिए भी कुछ मैसेज दीजिएगा। बिल्कुल, इसमें मैं उनको लिए यही कहूँगी कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप अगर थोड़ा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए और आप ये मतलब तय कर ले कि मैंने इस मंजिल तक जाना है, तो फिर मेरे ख्याल में कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता। आपको तो थोड़ी तो कुछ तकलीफें आएंगी, लेकिन उसके बाद आपके रास्ते में आपको फूल ही फूल नजर आएंगे, तो आपका रास्ता खूबसूरत आपको नजर आएगा। तो लेकिन इसमें एक औरत अकेली भी, ये भी हमारा सोसाइटी है कि अकेली औरत कुछ भी नहीं कर सकती। तो उन जो मर्द हजरात है उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि अपने ऐसा ना करें। आप अगर अपनी बेटी के लिए, अपनी बीवी के लिए अगर रास्ते अच्छे करेंगे, तो और भी जो ख़वातीन है हमारे मुल्क की, उसमें जो उनको अगर रास्ते हमवार होंगे तो उनको अच्छा रास्ता मिलेगा, तो हम आगे तरक्की कर सकेंगे और हमें खुशहाली आएगी हमारे घर में। हम अपने अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कमाएंगे तो और ज़्यादा हमें अच्छे से काम कर सकते हैं, अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश कर सकते हैं। पढ़ी लिखी माँ, अगर हम अच्छा माशरा चाहती है तो पढ़ी लिखी माँ बहुत ज़रूरी होती है, जो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकती है। तो इसलिए रास्ते औरतों को रास्ते में रुकावट ना बने, उनके लिए रास्ते हमवार करें, ताकि आपका घर खुशहाल हो, आपका पाकिस्तान खुशहाल हो।
अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस जमात से आपका ताल्लुक़ है, उन्होंने ये इक़दाम तो किए जिनको सराहा जाता है, जैसा कि आप जैसी आवाज़ों को सेनेट में लेकर आना, फिर कम उम्र की जो शादी है उसके ख़िलाफ़ अभी विफाक में भी बिल पास हुआ और उससे बहुत पहले सिंध में पास हो चुका था। एक कानून बन चुका है कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं हो सकती है। लेकिन कृष्णा, हम फिर भी ये देखते हैं कि फोर्स्ड कन्वर्जन्स, हिंदू लड़कियों का मज़हब तब्दील करा के उनकी शादियाँ करने के वाक़यात आज भी पेश आ रहे हैं और इस तरह के केसेस के अंदर कम उम्री में शादियां भी हो रही होती हैं, इस कानून की भी वायलेशन हो रही होती है। सो क्या वजह है कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमें क्या एक फुकदान नज़र आता है या क्या इसके रास्ते में रुकावट रहती है कि इस पे अमल दरामद का कानून पर नहीं हो रहा है? इम्प्लीमेंटेशन का इतना वो नहीं है, लेकिन कुछ हमारी सोसाइटी के जो इश्यूज है, जैसे आपने कहा कि फोर्स कन्वर्जन का, मेरे ख्याल ये जो है ना वो काफ़ी वैसे सोसाइटी का है, लेकिन इसमें अगर फ़र्ज़ के कोई लड़की चली जाती है तो उसमें कन्वर्ट हो जाती है, तो हमारे जो हिंदू कम्युनिटी उससे ज़्यादा हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो हमारी मुस्लिम बहन भाई है, वो हमारा सपोर्ट में होते हैं, हमारे साथ देते हैं। लेकिन ये सोसाइटी के इश्यूज है जिसकी वजह से इम्पेक्ट पड़ता है कि वो उनका जो नेगेटिव जो असर उसका पड़ता है वो ये है कि वो लोग फिर डरते हैं कि मैं अपने बच्चों को एजुकेशन ना दे। हम कोई 10-12 साल की जब मैट्रिक पास किया जाए, प्राइमरी पास करवा के घर में बच्चों को बिठा देते हैं और फिर वो कहते हैं कि हम शादी करवा दें। कुछ ऐसी अभी मिसालें हमारे सामने आई है कि किसी प्रोग्राम में हम लोग बैठे थे तो वहाँ ये बात चली कि और यहाँ रूरल कम्युनिटी के जो लोग आए थे उन्होंने सवाल उठाया कि हम जाए तो कहाँ जाएं, अगर बच्ची का जल्दी हम शादी करवाते हैं तो कहते हैं कि आप कानून की वायलेंस कर रहे हैं, आप ये इलीगल है और हमारे ऊपर केस होते हैं। अगर हम नहीं करवाते तो हमारी बच्ची रास्ते से उठा ली जाती है, जब उसको फिर फोर्सली या मर्जी से, लेकिन वो अगर वो 18 साल से कम है तो उसको हम मर्जी से शादी का हक भी नहीं दे सकते। तो ये चीज़ें जो है वो हमारी सोसाइटी के, हमारे अपने लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए या हमारे मुल्क के लिए भी शर्मिंदगी का बायस बनती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल में करेंगे तो मेरे ख्याल में जो हमारे जो दुश्मन मुल्क है, जो हमेशा भौंकते रहते हैं, उनको भी मुंह बंद हो जाएगा और हमारी जो मिनॉरिटी जो है वो भी खुशी रहेंगी और पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। आखिर में इस यौम आज़ादी पर तमाम पाकिस्तानियों के लिए आपका क्या पैगाम होगा? आज जो जोशो जज्बा है पाकिस्तान में वो बहुत बढ़ चढ़ कर है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक जंग जीती, एक दिफाई फतह भी हासिल की। सो आपका आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम होगा हमारे प्रोग्राम के ज़रिए? आज के दिन तो स्पेशली मैं मोदी को खास करके मैं ये मैसेज दूंगी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने मोदी ने भौंक लिया है, अभी बस करें, वरना हमने ये हमारा थोड़ा सा ये एक ट्रेलर था, फिल्म वो भी बाकी है। अगर और भी इन्होंने ये हरकतें बंद नहीं की, बॉर्डर पे छेड़छाड़ ख़त्म नहीं की, कश्मीर पे ये इस तरह की ये जो कर रहे हैं हमारे मुस्लिम बहनों के साथ, बच्चों के साथ, वो बंद नहीं किया, तो फिर पूरी फिल्म अभी बाकी है और वो उनको दिन के वो तारे दिखाएंगे जो ये कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे होंगे। तो और ये पूरे पाकिस्तान के अवाम जश्न आज़ादी के मौके पे ये पैगाम देगी कि पाकिस्तान की फोर्सेस जो इदारे हैं वो अकेले नहीं हैं और हम सब उनके साथ हैं और हम इससे भी ज़्यादा और मजबूत बन के दोबारा वापस सामने आएंगे और पाकिस्तान की सरजमीन, पाकिस्तान की ज़मीन जो हमारी माँ है और पाकिस्तान के लिए हम अपनी जान की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर कृष्णा कुमारी आपकी इस खूबसूरत गुफ्तगू के लिए। नाज़रीन, आपने वो मुलाहिज़ा की, हम उम्मीद और दुआ करते हैं पाकिस्तान हमेशा आज़ाद रहे। इस आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तानियों ने और आज दुनिया में जो हालात हैं उनको देख कर मज़ीद कदर आती है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है जो हमें खुशकिस्मती से हासिल है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।